मेरे भांजे को मैं हमेशा छोटा समझती थी और उसके सारे काम खुद ही कर देती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था। तभी अचानक मेरा भांजा तौलिया लपेटकर मेरे कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मामी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और फिर वो बिस्तर पर लेट गया। तो मैंने सोचा कि सच में कुछ हो गया है, इसीलिए मैं उसकी तरफ गई। लेकिन जब मैं उसे देखने गई तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैं बहुत सुंदर दिखती थी और जब भी बाहर निकलती थी तो सभी मुझे देखते रहते थे। मुझे लगता था कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को भी भाव नहीं देती थी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास होने वाली है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी शादी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े इंसान से हुई थी। जब मेरी उम्र 19 साल थी तब मेरे पति की उम्र 35 साल थी। उन्हें पसंद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी और उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता था और मेरा सब्र टूट जाता था। मैं सुंदर थी और मेरे पति हमेशा मेरी सुंदरता को देखकर खुश रहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने पास आने नहीं दिया और उन्हें अपने साथ सोने भी नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे भी जीवन में एक साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी, लेकिन किसी भी तरह से मैं अपने इस उम्र में पति के करीब नहीं जा पाई। मेरा अकेलापन मुझे बहुत दुखी कर रहा था। तभी अचानक मेरी ननद का बेटा यानी कि मेरा भांजा हमारे घर आया। उसका नाम विवेक था। मैंने विवेक को पहली बार देखा क्योंकि वो हमारी शादी में भी नहीं आ पाया था। उस समय वो हॉस्टल में था और उसकी परीक्षाएं चल रही थी। घर आने के बाद उसने परिवार के सभी सदस्यों के हालचाल पूछे, फिर मुझे गले लगाया, जिसे देखकर मेरे पति के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए मैंने विवेक से पूछा कि विवेक, अचानक घर आने का मौका कैसे मिल गया। इस सवाल पर मेरी सास गुस्से में कहने लगी कि तुम कौन होती हो पूछने वाली कि मेरी बेटी का बेटा यहाँ आ सकता है या नहीं। मैंने नरम शब्दों में कहा कि नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं तो बस पूछ ही रही थी कि अचानक कैसे आया। इस पर मेरी सास से हल्के से मुस्कुराते हुए विवेक बोला कि नानी, मामी तो बस सवाल करते हैं, गुस्सा मत करिए। मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए शादी में मैं नहीं आ पाया, पर अब मैं आ गया हूँ और मामी से बहुत सारा प्यार लेकर ही जाऊँगा। जब दिल भर जाएगा तब ही वापस जाऊँगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। मैंने बस मजाक में एक सवाल किया था कि वो कैसे आ गया, लेकिन सासू माँ नाराज़ हो गईं। मैं तो कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर बाद विवेक फ्रेश होकर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता के लिए कहा। नाश्ता लेकर जा ही रही थी कि अचानक प्लेट विवेक पर गिर गई और नाश्ता उसके कपड़ों पर गिर गया। ये देखकर सासू माँ चिल्लाते हुए बोली कि जल्दी से उसके कपड़े साफ करो। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, वे बाजार के काम से बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं किचन में जाकर एक कपड़ा लेने गई। कपड़ा साफ करने से पहले मैंने फिर पूछा कि माँ, क्या मुझे सच में विवेक के कपड़े साफ करने चाहिए। सासू माँ गुस्से में बोली कि और कौन करेगा, गलती तुमने की है तो तुम्हें ही ठीक करना होगा। पूरी स्थिति ही अजीब थी क्योंकि विवेक ने खुद अपने कपड़े साफ करने की कोशिश नहीं की थी। कपड़े साफ करते वक्त मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। विवेक खुद ही साफ कर सकता था, लेकिन वो खड़ा होकर मुझे बताने लगा कि मामी यहाँ से ऐसे साफ करो और धीरे धीरे बताने लगा कि कैसे करना है। उसी समय मेरे पति लौट आए और मुझे ये काम करते देखकर बोले कि तुम ये क्यों कर रही हो। तब उन्हें मैंने सारी बातें बताई और कहा कि मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। सासू माँ के कहने पर ही मैं ये कर रही थी। मेरे पति का नाम दिनेश है। उन्होंने सासू माँ की ओर देखकर कहा कि माँ, विवेक अब बड़ा हो गया है, ये बच्चा नहीं है कि मेरी पत्नी से इस तरह काम करवाया जाए। जो हुआ वो एक गलती थी। आगे से ऐसा कोई काम करने की कोशिश मत करना। ये कहकर दिनेश ने मेरे हाथ से कपड़ा ले लिया और चले गए। बाजार का सामान लाए थे, उसे रख कर बाहर चले गए। उसके बाद मैं वो सामान लेकर रसोई में चली गई। विवेक भी मेरे पीछे पीछे आ गया। नल पर हाथ धोते समय वो धीरे धीरे कुछ कह रहा था, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। मैंने सुना वो कह रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
उसकी बात सुनकर मैं हैरान होकर बोली कि विवेक, तुम तो कुछ घंटे पहले ही यहाँ आए हो, इतनी जल्दी जाने को क्यों सोच रहे हो? तब विवेक ने कहा कि मैं तो मेहमान हूँ, शायद इसीलिए यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मामी जी मुझे शायद मेहमान ही समझती हैं। माँ का प्यार पाने आया था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है। ये कहकर वो जाने लगा। तब अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ थोड़ा जोर से खींचने की वजह से मेरे बिल्कुल पास आ गया था। फिर मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा कि माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई विवेक, मैंने गलती से तुम्हें खींच लिया था। कहने के बाद मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि विवेक, दिनेश की बातों को दिल पर मत लो। असल में मैं अपने पति को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। वो सिर्फ दौलत के लिए मेरे पीछे घूमता है। अगर तुम्हारे कपड़ों पर कुछ गिरा भी था तो मैं उसे वैसे ही साफ करती जैसे तुम्हारे कपड़े साफ किए थे। अगर सच में तुम मुझसे प्यार पाना चाहते हो तो यहीं रुको, वरना दिनेश की बातों को दिल पर लेकर जा सकते हो। इसके बाद मैंने कहा कि अब बताओ तुम क्या करोगे? मेरी बात सुनकर विवेक ने कहा कि मामी, सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ रुकूंगा। अगर आप चाहें तो अब से मैं सिर्फ आपकी ही बात मानूंगा। ये कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। विवेक की इन छोटी छोटी बातों का मुझ पर गहरा असर हो रहा था। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इन दिनों विवेक घर के एक सदस्य की तरह हो गया था। हर रोज सुबह मेरे पति उसे दुकान पर ले जाते। दिनेश की एक छोटी सी दुकान थी और वो विवेक को कुछ सिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाते थे। विवेक के आने के बाद घर के काम का बोझ भी बढ़ गया था। सासू माँ पूरे दिन मंदिर में रहती थी और घर के काम में कोई मदद नहीं करती थी, और मेरे पति की आमदनी भी कम थी, इसीलिए नौकर रखना आसान नहीं था। एक दिन मैंने दिनेश से कहा कि दिनेश, इतना सारा काम अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। घर में अब एक और सदस्य है और सासू माँ भी कोई मदद नहीं करती हैं। हमारी बातचीत सासू माँ ने सुन ली थी। वो गुस्से में वो कमरे में आई और बोली कि इस उम्र में तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो और अपने पति के कान भी भर रही हो। इसके बाद बहस शुरू हो गई। दिनेश आकर बोले कि दोनों चुप रहो। माँ अब पहले की तरह काम नहीं कर सकती और मैं नौकर भी नहीं रख सकता, जिसकी वजह से घर के काम बढ़ गए हैं। वही मदद करेगा। फिर दिनेश ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा कि विवेक, तुम दुकान पर नहीं जाओगे, घर पर रहकर मामी के काम में मदद करोगे। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपनी बहन के बेटे को मेरे साथ घर में अकेले रखने का फैसला किया। मैंने चुपचाप उनके इस फैसले को मान लिया। अगले दिन से विवेक घर पर रहकर मेरे साथ काम करने लगा। सुबह के काम के समय वो मेरी मदद करता। नाश्ते के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती और दिनेश दुकान पर निकल जाते। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती और विवेक मेरे साथ बैठकर खाता। विवेक के कुछ व्यवहार धीरे धीरे मेरी नज़र में आने लगे थे। जब सासू माँ और दिनेश घर पर होते तो वो दूरी बनाकर काम करता, लेकिन जैसे ही वे बाहर चले जाते विवेक मेरे बहुत करीब आ जाता। हालांकि अच्छी बात ये थी कि सासू माँ कभी भी घर लौट सकती थी और इस डर से विवेक थोड़ा सतर्क रहता था। सुबह के समय जब सासू माँ और दिनेश बाहर होते तो विवेक कभी कभी अपनी निजी चीज़ों के लिए मुझसे कहने लगता। जैसे कि जब वो नहाने जाता तो मुझसे कहता कि उसके कपड़े बिस्तर पर रख दूं। उसका हौसला इतना बढ़ गया था कि एक दिन उसने मुझसे कहा कि साड़ी में आप बहुत सुंदर लगती हैं। मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन उसका व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बार उसने कहा कि मामी, नहाने के लिए बाल्टी में पानी भर दो। उस दिन मैं सब्जी काटने में काफ़ी बिजी थी, इसीलिए नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया। कुछ देर बाद विवेक बाथरूम से दौड़ते हुए मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा हुआ था। वो कमरे में आकर बोला कि मामी, मुझे जलन हो रही है, प्लीज़ जलन पर मरहम लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया था और शायद उसने पानी को चेक किए बिना ही नहाना शुरू कर दिया था। विवेक मेरे पास आकर बोला कि मामी, बहुत जलन हो रही है, कोई क्रीम या कुछ है क्या, ज़रा लगा दो। उसने मुझे अपना पैर दिखाया जहाँ वो कह रहा था कि जल गया है। मैं थोड़ी नर्वस हो गई और बोली कि मेरी गलती है,
गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि मुझे इतने गर्म पानी नहीं रखना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो पहले पानी देख लेना चाहिए था कि वो कितना गर्म है। विवेक हंसते हुए बोला कि ये सब छोड़ो, पहले मेरे पैर की तरफ तो देखो। मैं शर्म और बेचैनी महसूस कर रही थी और धीरे धीरे उसके पैर का तौलिया हटाने लगी। देखा कि उसके घुटने के ऊपर का हिस्सा थोड़ा जल गया था। एक जवान लड़के को इस तरह छूने में मैं थोड़ी बेचैन हो गई। तौलिया हटाने से पहले एक बार मैंने विवेक की तरफ देखा। उसकी नज़रों को देखकर मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और फिर बोली कि तुम झूठा नाटक कर रहे हो, है ना? विवेक ने कहा कि मैं जानना चाहता था कि तुमने जानबूझकर ये किया है या मेरे लिए परेशान हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और आंखों में आंखें डालकर बोला कि मामी, मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ? उसका ये सवाल अजीब लगा। मैंने कहा कि विवेक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूँ, ये मत भूलो। मेरा हाथ छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे मामा से शिकायत कर दूंगी। विवेक का जवाब था कि मामी, मामा मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी चौंक गई। उसके बाद उसने मुझे और करीब खींच लिया, इतना कि मैं अपने पति के साथ भी इतने पास कभी नहीं गई थी। विवेक के इस व्यवहार से मैं कुछ कमज़ोर पड़ने लगी थी। तभी बाहर से सासू माँ ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बहू। उस पल में सासू माँ की आवाज़ मुझे किसी उपकार जैसी लगी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर मैं विवेक के हाथ से बच गई थी। सासू माँ के आने पर विवेक मुझे छोड़कर कुछ दूर हो गया। उस रात मैंने मन ही मन तय किया कि इस बारे में अपने पति दिनेश से बात करूंगी। बाद में जब हम साथ बैठे थे तो विवेक मजाक में बोला कि मामा, आप बच्चों की तरह दूध क्यों पी रहे हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे मामा के शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसीलिए दूध पीते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हमारा निजी मामला है। फिर मैंने विवेक को बाहर जाने को कहा। मेरी इस बात पर मेरे पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर हम दोनों सो गए। बाद में रात में जब मैं दूध का गिलास रखने के लिए रसोई में जा रही थी, तभी अचानक विवेक ने मुझे खींचकर अपने कमरे में ले लिया। उसके इस व्यवहार पर गुस्से में मैंने कहा कि विवेक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूँ, ये मत भूलो। अगर 5 सेकंड के अंदर मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। विवेक ने ठंडे अंदाज में कहा कि मामी, आप माइक लेकर भी चिल्लाओ तो भी आपके पति नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा दूध पिलाया है जिसमें नींद की दवा मिली हुई है। मैंने सब कुछ देख लिया है और मेरे मोबाइल में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। विवेक की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने अपना मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ किया, जहां मैं खुद को देख रही थी दिनेश के दूध के गिलास में दवा मिलाते हुए। उसने कहा कि मामी, एक बार सोचो, अगर मामा ने ये वीडियो देख लिया तो क्या होगा? मैं हर दिन दिनेश के दूध में थोड़ी नींद की दवा मिला देती थी और मुझे ऐसा करते हुए विवेक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उस समय मुझे उसे मना करने का कोई उपाय नज़र नहीं आया था, सिवाय उसे मीठी बातों से शांत करने के। इसीलिए मैं विवेक के पास गई, उसका गला पकड़े हुए कहा कि विवेक, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम मेरे बहुत करीब हो गए हो। बस मैं कह नहीं पाई थी, आज मौका मिला है इसीलिए कह रही हूँ। फिर मैंने उसे इस तरह से गले लगाया कि वो मेरी बात पर यकीन कर ले। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि विवेक, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, कल आकर तुमसे मिलूंगी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई थी। अगले दिन से दिनेश विवेक को अपनी दुकान पर ले जाने लगा। मुझे विवेक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसने गलती से कुछ भी कह दिया तो दिनेश के सामने मेरी क्या हालत होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दिनेश और विवेक के दुकान पर जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी दुकान की तरफ चली गई ताकि विवेक पर नज़र रख सकूं। दुकान के अंदर जाने पर देखा कि वहाँ कोई नहीं था। अचानक वहाँ एक गुप्त कमरा दिखा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं अंदर नहीं जा पाई, लेकिन वहाँ से किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। दिनेश विवेक से कह रहा था कि तुम ये काम कब खत्म करोगे?
जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करो और अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति किस काम के बारे में बोल रहे थे। इतने में विवेक कहता है कि तुम मुझे इस लड़की का चेहरा क्यों दिखा रहे हो, लेकिन दिनेश उसे चुप रहने के लिए कहता है। विवेक ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। अचानक मैंने उनके बाहर आने की आवाज़ सुनी। मैं जल्दी से दुकान से निकल गई और घर वापस आ गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं आज रात दिनेश को नींद की गोलियां दिए बिना विवेक के कमरे में जाऊंगी और विवेक पर झूठा आरोप लगाऊंगी और उसे दिनेश के सामने पूरी तरह से गलत साबित कर दूंगी, ताकि वो विवेक को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दे। शाम को जब दिनेश घर लौटता है तो मैंने उसे अपनी सास के कमरे में जाते हुए देखा। उसके चेहरे से परेशानी नजर आ रही थी। मैं सुनने के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दिनेश मेरी सास से कह रहा था कि माँ, तुम पूरे दिन इतना फ़ोन क्यों कर रही थीं? क्या हुआ? तब मेरी सास ने कहा कि ये एक बड़े भूकंप की तरह है। तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है और मुझे अब तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। क्या तुम ठीक हो? ठीक तभी पीछे से विवेक ने आवाज़ दी। विवेक की आवाज़ सुनकर सास चुप हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं बाहर हूँ। मैंने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए सीधे रसोई की तरफ बढ़ गई। रात में जब दिनेश सो गया तो मैं विवेक के कमरे की ओर बढ़ी। उसके नज़दीक जाकर मैंने उसे गले लगाया और कहा कि विवेक, मैंने अपने वादे को निभाया है, अब सिर्फ तुम्हारी हूँ। जैसे ही विवेक मेरे पास आया, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, बचाओ बचाओ। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दिनेश दौड़ता हुआ आया। तब मैंने दिनेश से कहा कि तुम्हारे भांजे ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, उसे घर से निकाल दो। दिनेश ने मेरी तरफ गुस्से में देखकर मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा कि विवेक ने मुझे सब कुछ दोपहर में ही बता दिया था। मुझे पता था कि तुम मुझे नींद की दवा दे रही थी। अब विवेक और मैं दोनों मिलकर तुम्हें सजा देंगे। ठीक उसी वक्त मैंने बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनी। पुलिस कुछ ही मिनटों में घर के अंदर आ गई। असल में मैं बहुत पहले ही विवेक पर शक कर चुकी थी। उस शाम मेरी सास और दिनेश की बातचीत सुनकर मुझे और भी शक हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट क्यों कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी जान खतरे में है। मैंने उससे पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने विवेक, दिनेश और मेरी सास को गिरफ्तार कर लिया। मैं उनके साथ हमारी दुकान पर गई। दुकान पर गए तो देखा कि एक लड़की अपना चेहरा पूरी तरह से ढके हुए सो रही थी। जब हमने उसके शरीर से कंबल हटाया तभी मेरा सिर घूमने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। डॉक्टर ने बताया कि वो गहरे कोमा में है। दिनेश मेरी बहन का पति था। शादी के कुछ वक्त बाद ही उसने आरोप लगाया कि मेरी बहन भाग गई है, जिससे परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इज्जत बचाने के लिए दिनेश ने मेरे पिता से कहा कि मुझे शादी करने के लिए मजबूर करें, और मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी पड़ी। पुलिस की जांच में पता चला कि मेरी सास मेरी बहन पर अत्याचार करती थी और मेरे पिता की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रही थी। मेरी बहन ने खुद को बचाने के लिए बताया कि वो उनकी असली बेटी नहीं है और संपत्ति मेरे नाम है, लेकिन दिनेश के अत्याचार की वजह से वो कोमा में चली गई। दिनेश का असली उद्देश्य था मेरे पिता की जायदाद हड़पना, और उसका प्लान था कि उसकी शादी मुझसे करके मुझे गर्भवती करवा दे, ताकि मैं कुछ न कर सकूं और उसके लिए जायदाद हड़पना आसान हो। इसी बीच विवेक, जो कि एक साधारण गांव के डॉक्टर था, उसे पैसे का लालच देकर मेरी बहन का इलाज करवाने के लिए बुलाया गया था। आखिरकार पुलिस और अदालत की बदौलत उन 3 अपराधियों को आजीवन जेल की सज़ा दी गई थी। मेरे पिता ने समझा था कि दिनेश एक ईमानदार और सीधा इंसान है, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मौका देखकर मैं वहां से भाग निकली। अब मेरी एकमात्र उम्मीद है कि मेरी बहन जल्दी से स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, आजकल समाज में कई लोग बाहरी हंसी खुशी के पीछे झूठी जाल बुनते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।